हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज वीडियो में आज सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच गुप्ता एम्परर had direct relation with the वकाटक डायनेस्टी। वकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो वकाटक वंश जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 255 ईस्वी में। 255 ईस्वी में वकाटक वंश की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था, उसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था। तो वकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का पति था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। या यूं कहें कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था। अगला सवाल, डैश वाज एन इंपॉर्टेंट सिटी इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? ऑप्शन है अहिक्षेत्र, चंपा, ताम्रलिप्ति या श्रावस्ती। तो प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से जो प्रसिद्ध नाम था, उसका नाम था ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पास था। कई साहित्यों में कहा गया है कि गुप्त काल में जावा, सुमात्रा, सिंहल द्वीप, श्रीलंका को सिंहल द्वीप के रूप में भी जाना जाता था, सिंहल द्वीप और दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ व्यापार जो था, वह ताम्रलिप्ति से ही होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति शिक्षा का भी केंद्र रहा। यहाँ फाहियान और ह्वेनसांग और भी कई चीनी तीर्थयात्री यहाँ रहकर अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, गुप्ता रूलर्स इम्पोज ए टैक्स नेम्ड डैश विच वाज ए प्लाउ टैक्स पेड बाय एवरी फार्मर ऑनिंग ए प्लाउ। तो गुप्त शासकों ने डैश नाम का एक जुर्माना लगाया था, यानी एक टैक्स लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक को भुगतान किया जाने वाला एक कर था, यानी हल कर के रूप में जाना जाता था। इसे कहते थे हलीब कर। हर कृषक एक कर देता था, जिसे हम लोग कहते थे हलीब कर। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वी चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है इत्सिंग, इब्न बतूता, फाहियान और ह्वेनसांग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ह्वेनसांग वह हर्षवर्धन के शासनकाल में, ह्वेनसांग चीनी यात्री था। तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 629 से लेकर 645 ईस्वी तक रहा था, लगभग 16 वर्ष तक। यहाँ उसने नालंदा विश्वविद्यालय में
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है, यात्रा जो वृत्तांत है उसका नाम है सियुकी। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम है सियुकी, जिसमें उसने भारत के तत्कालीन स्थिति के बारे में विस्तृत से विवरण दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ह्वेनसांग, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रची है, यानी रचित है। तो कौन थे वो? कंबन, जीनसेन, बाणभट्ट या दंडिन। तो हर्षचरित जो है, हर्षचरित जो कि क्वेश्चन में ही लिखा है, इसमें हर्ष की जीवनी लिखी गई है। इसके रचयिता जो थे उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा यह रचित किया गया था। बाणभट्ट की एक अन्य कृति है जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाणभट्ट। नेक्स्ट है, इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन द डैश विलेजेज हैड असेंबली सभाज मेनली इनहेबिटेड बाय ब्राह्मण्स। चोल प्रशासन में डैश गांव में सभा होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। ऑप्शन है नगरम, सभा, उर या खिल्य। तो चोल अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय प्रशासन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें मोटे तौर पर तीन प्रकार के सभा का उल्लेख किया गया है। उनमें पहला है उर के बाद है सभा को ही महासभा भी कहते हैं, और तीसरा है नगरम। ठीक है, सभा या महासभा यह गांव के ब्राह्मणों के लिए था। वरिष्ठ ब्राह्मण जो थे उनके लिए, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, उनकी सभा थी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सभा। याद रहे, नगरम जो थी वह व्यापारियों की थी। इस पर व्यापारिक लोगों की सभा थी। तो बी इसका राइट आंसर है। सभा एंड उर, द टू टाइप्स ऑफ विलेज असेंबली आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अभी पढ़ा कि सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो स्पष्ट है, चोल राइट आंसर होगा। चोलों की स्थानीय प्रशासन जो थी, इनकी प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। इनकी प्रमुख विशेषता थी। चोल काल में तीन तरह के सभाओं का उल्लेख है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा। यहाँ चोल काल में सार्वजनिक कार्य के लिए लोगों के लिए तालाब और भूमि का अधिग्रहण भी किया जाता था। और यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा इसका संचालित किया जाता था। सभा वरियम के द्वारा इनका संचालन किया जाता था, जो कि इस तरह के सार्वजनिक स्थान जो थे उनका प्रशासन वरियम नामक सभा के द्वारा किया जाता था। द फेमस पोएट एंड ड्रामाटिस्ट राजशेखर वाज ए कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार किंग्स। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे?
राजशेखर किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है राजपाल, महेंद्रपाल, रामभद्र या देवपाल। तो राजशेखर जो थे, राजशेखर या महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। राजशेखर ने अपनी रचनाओं में भी महेंद्रपाल का वर्णन किया है। उन्हें निर्भय राज, महेंद्रपाल को निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र के रूप में उल्लेखित किया है। निर्भय नरेंद्र के रूप में उल्लेखित किया है। इनकी प्रसिद्ध कृति है, राजशेखर की जो प्रसिद्ध कृति है वह काफ़ी चर्चित है, कपूर मंजरी। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाली रामायण। काव्य मीमांसा और एक तीसरा है बाल रामायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, महेंद्रपाल। Which of the following universities was established by the Pal dynasty? किस विश्वविद्यालय, निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासकों ने की है? ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी। तो किस विद्यालय की स्थापना पाल वंश ने की थी? तो ऑप्शन है बी, विक्रमशिला। विक्रमशिला जो कि वर्तमान भागलपुर जिले के आसपास है, भागलपुर, यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का केंद्र रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही है इस शिक्षा केंद्र का। इसकी स्थापना जो थी धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने इसकी स्थापना कराई थी। धर्मपाल का शासनकाल था 775 से 800 ईस्वी के बीच। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय लगभग 4 शताब्दियों तक इसे विख्यात रहा। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने लगभग 1193 के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। 1193 में इसे नष्ट कर दिया। हालांकि वर्तमान में भी इसके अवशेष बचे हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज कामरूप एन एंशियंट नेम? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या असम। तो किसका प्राचीन नाम है? असम का प्राचीन नाम कामरूप। कामरूप के साथ साथ इसे प्राग ज्योतिष के रूप में भी जानते थे। प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो वर्मन वंश की राजधानी थी। वर्मन वंश की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, असम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी? प्रतिहार वंश का, निम्नलिखित में से प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? ऑप्शन है नागभट्ट, रामभद्र, मिहिर भोज या सामंत सेन। तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज जो कि वैष्णव धर्मानुयायी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था। मिहिर भोज के काल को प्रतिहार साम्राज्य के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इसने चांदी के द्रम सिक्कों पर, चांदी का द्रम सिक्कों पर भी इसे अंकित किया है। इसने आदिवराह की उपाधि ली थी। आदिवराह और प्रभास की उपाधि ली थी, जो कि इनके सिक्के द्रम पर भी अंकित रहे। तो सी इसका राइट आंसर है।
हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 CE। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, महमूद गजनी या नादिर शाह। तो 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। यह कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो सोमनाथ पर इसे भयंकर लूटा गया। लगभग इसमें 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी गई थी। उस समय 20 लाख दिनार की संपत्ति काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इस पर भयंकर लूटपाट किया था महमूद गजनी। महमूद गजनी जो कि गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसने यहाँ पर आक्रमण और लूटपाट की थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। याद रखिएगा, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला सवाल है, द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज नोन एज द लाइन कैपिटल। मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष यानी लाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है वैराट, सांची, भाबरू या सारनाथ। काफ़ी फेमस है सारनाथ। सारनाथ से ही अशोक स्तंभ को लिया गया है। इसे शीर्ष लाइन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। जो मौर्य स्तंभ है, सारनाथ स्थित जो मौर्य स्तंभ है, उसे लाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इस मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। 4 सिंह जो कि एक दूसरे के पीठ सटाए हुए बैठे हैं, और इसके नीचे एक चित्र है जिसमें हाथी चौकड़ी भर रहा है। तो यह प्रतीक चिन्ह है जिसमें चक्र बना हुआ है, और इसे भारत के प्रतीक के रूप में रखा गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। द साइट रिलेटेड टू द पीरियड बिटवीन द 3rd century BC and the 12th century BC, famous for its exceptional Buddhist art and architecture is। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सतना, विदिशा, शिक्षा या देवास। सांची। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सांची। सांची जो है वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच अपने बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द दिलवारा टेम्पल लोकेटेड इन माउंट आबू राजस्थान आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जो कि किस धर्म से संबंधित है। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। साथ ही दिलवाड़ा का यह जो मंदिर है, यह जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री है विमल शाह ने करवाया था। मंत्री है विमल शाह ने करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में जैनों के तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति है, और इनके आँख जो हैं वह हीरे के बने हुए हैं। तो यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। ए इसका राइट आंसर है।
व्हाट इज द फेमस नेम ऑफ द मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम स्थित एकाश्म शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? ऑप्शन है रथ, प्रसाद, मठिका या गंधकुटी। तो महाबलीपुरम में जो एकाश्म शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है उसे रथ नाम दिया गया है। रथ। यहाँ 5 पांडव रथ है, 5 पांडव रथ है। पांचों पांडवों के नाम से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और एक इसमें द्रौपदी रथ है। इसमें जो द्रौपदी रथ है वह उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। इसका निर्माण जो है वह पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। इसकी उपाधि जो थी मामल्य थी, मामल्य थी। इसके कारण इसे मामल्य के कारण इसे मामल्य शैली पड़ा है। जो रथ शैली है वह मामल्य शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसमें जो धर्मराज रथ है, धर्मराज रथ वह सबसे बड़ा और आकर्षक है, सबसे बड़ा और आकर्षक है। और द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। धर्मराज रथ को इसकी जो बनावट है वह द्रविड़ शैली है, इसलिए इसे द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा जाता है। द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रथ। महाबलीपुरम की रथ शैली काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। हु बिल्ट द फेमस विष्णु टेम्पल अंकोर वाट इन कंबोडिया? कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर किस सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है? यह किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है श्रुतवर्मन, सूर्यवर्मन सेकंड, इंद्रवर्मन या अनिरुद्ध। तो सबसे पहले तो यह याद रखिएगा, अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन, जो कि कंबोडिया का शासक था, सूर्यवर्मन सेकंड, इसने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका निर्माण कराया था। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका निर्माण कराया था। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऑब्वियस है कि यह भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु मंदिर है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यवर्मन सेकंड। बिराजा टेम्पल, राजरानी टेम्पल एंड समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपने देखा होगा, उड़ीसा में प्रसिद्ध कोणार्क का मंदिर है। कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जगन्नाथ मंदिर। इसके साथ साथ बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ चैरियट एमंग द पंच रथ एट महाबलीपुरम बिसाइड धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एंड नकुल सहदेव रथ? अभी अभी पढ़ा था। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ, धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ ये पहला था, दूसरा था, अर्जुन रथ तीसरा और नकुल सहदेव रथ चौथा रथ था। तो क्वेश्चन में पूछा गया 5वें रथ का नाम क्या था? तो जो 5वां रथ है उसका नाम है द्रौपदी रथ। 5वां जो रथ है उसका नाम है द्रौपदी रथ। इसमें कुल जो थे कुल 8 रथ थे, 8 रथ, जिसमें 5वां रथ द्रौपदी रथ, छठा गणेश रथ,
सातवां पिंडारी रथ, पिंडारी रथ था, और आठवां था वलय कुट्टे रथ, वलय कुट्टे रथ। ठीक है, इसका निर्माण ऑब्वियसली है राजा महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, द्रौपदी रथ। वेयर इज द धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट लोकेटेड? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चुचिंद्रम में, कांचीपुरम में, महाबलीपुरम में या खजुराहो में। तो ऑब्वियस है धर्मराज रथ जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के दक्षिणी सिरे में यह स्थित है। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, महाबलीपुरम। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट है, वेयर इज द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय रोमन ऑथर प्लिनी द एल्डर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जियोग्राफिका, नेचुरल हिस्ट्री या इंडिका। तो ये सभी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आजकल एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं ऐतिहासिक बुकों के बारे में, जिसमें है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, इसके रचयिता है प्लिनी, इसके लेखक हैं प्लिनी। इंडिका मेगास्थनीज, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, जियोग्राफिका, जियोग्राफिका, इसके लेखक हैं स्ट्रेबो, स्ट्रेबो। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसके लेखक का जो नाम है वह अज्ञात है, यह पता नहीं लगाया जा सका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नेचुरल हिस्ट्री। इसके लेखक कौन थे? प्लिनी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रोट इंडिका विच डिस्क्राइब इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन रूल? अभी अभी पढ़ा। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य वंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है? तो यह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने मौर्य वंश के शासन का इसमें वर्णन किया है इंडिका में। इसमें इसने बताया है कि भारतीय समाज जो था वह 7 वर्गों में विभाजित था, 7 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा में रहा था और इसी के दौरान इसने इंडिका की रचना की थी। तो बी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडिका, हाउ मेनी क्लासेस वेयर मेंशन्ड इन इंडियन सोसाइटी? अभी पढ़ा था मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों में उल्लेख का है? तो यह 7 वर्गों में विभाजित था। ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भारतनाट्यम के सैद्धांतिक नींव पाई गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स इज द थियोरेटिकल फंक्शन ऑफ भारतनाट्यम फाउंड? ऑप्शन है वैमानिक शास्त्र, नाट्य शास्त्र, धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, नाट्य शास्त्र की रचना की थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसका रचना काल माना जाता है। इसे भारतनाट्यम या नृत्य नाटक का आरंभिक पुस्तक माना जाता है। इसे पंचम वेद के रूप में भी स्वीकृति प्राप्त है, पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नाट्यशास्त्र। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है,
प्राचीन भारतीय पाठ राजतरंगिणी किसकी कृति है? द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट राजतरंगिणी वाज रिटेन बाई हुम? ऑप्शन है विल्हम, वानभट्ट, कल्हन और संध्याकर नंदी। तो लगभग 1148 से 50 के बीच कल्हन ने संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की थी। राजतरंगिणी की रचना की थी। यह जो बुक है वह कश्मीर के इतिहास पर, कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। यह कश्मीर के इतिहास पर काफ़ी प्रामाणिक विवरण देता है। इवन पहली ऐतिहासिक बुक है जिसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। इसमें कल्हन ने 11 ग्रंथों का सहयोग लिया था। 11 ग्रंथों के सहयोग से यह बुक लिखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्हन। कल्हन की राजतरंगिणी काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब दूसरा है वानभट्ट। वानभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित, इसने कादंबरी की भी रचना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक अष्टाध्यायी रिटन बाय द संस्कृत स्कॉलर पाणिनि इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है, यानी अष्टाध्यायी का सब्जेक्ट कौन सा था? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, विधि, व्याकरण या औषधि। तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी यह व्याकरण की काफी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रामर। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन सेजेज रोट द मीमांसा सूत्र? मीमांसा सूत्र किसने लिखा था? पाणिनि, बादरायण, चरक या जैमिनी? तो जैमिनी ऋषि ने, जैमिनी, डी इसका राइट आंसर है। जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र की रचना की थी। मीमांसा सूत्र लिखा था, जो कि मीमांसा दर्शन का या आधारभूत ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आधारभूत ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ सीयूके द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड? सीयूके द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन, इसके शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारतीय समाज की विस्तृत चर्चा की थी। इसने यहाँ लगभग 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा, अध्ययन किया और यात्रा किया। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम था सीयूकी। यात्रा वृत्तांत का नाम था सीयूकी, ह्वेनसांग का, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो डी इसका राइट आंसर है। हु मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है हर्ष, पाणिनि, चरक या भास। तो चिकित्सा के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक संहिता। चरक संहिता जो कि चरक के द्वारा लिखी गई थी। चरक संहिता यह चिकित्सा के क्षेत्र का यह प्रमुख ग्रंथ है। तो सी इसका राइट आंसर है। हु रोट द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ऑप्शन है चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन या वात्सायन। तो अर्थशास्त्र जो था, इसका नाम से अर्थशास्त्र है। इसकी विषय जो थी वह राजनीति थी। इसके लेखक का नाम था चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। इस पर अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी ने, अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी ने
प्रतिपदा पंचिका नामक टीका लिखी थी। प्रतिपदा पंचिका नाम से टीका लिखा था। टीका मीन्स कुंजी, किस पर? अर्थशास्त्र पर। यह याद रखिएगा। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य भी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर है ए, चाणक्य। हु रोट द सोशल प्ले मृच्छकटिकम द लिटिल क्ले कार्ट विच डिपिक्ट बीटर ट्रूथ ऑफ सोसाइटी? कटु सत्यता को दर्शाने वाला मृच्छकटिकम मिट्टी की घोड़ी किसने लिखा था? मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? ऑप्शन है माघ, रैदास, शूद्रक या कालिदास। तो मृच्छकटिकम, जो कि इसका हिंदी नाम है मिट्टी की छोटी गाड़ी, यह सामाजिक नाटककार थे रुद्रक। रुद्रक जो उस समय के प्रसिद्ध नाटककार थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। रुद्रक नहीं, शूद्रक है, शूद्रक। ठीक है। शूद्रक का मृच्छकटिकम महाकवि माघ ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था शिशुपाल वध। शिशुपाल वध। रैदास की कोई विशेष रचना नहीं है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, यह सभी इनकी प्रमुख रचना है। शूद्रक का मृच्छकटिकम, सी इसका राइट आंसर है। Which stories are associated with the paintings and sculptures in the अजंता caves? इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित है? ऑप्शन है पेंटामेरॉन कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश की कथाएं या जातक कथाएं। बहुत बढ़िया सवाल है। अजंता की गुफाएं, जो कि चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित है, चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है। इसकी कथाएं जो है जातक कथाएं, जो कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से, इसमें पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है, जिसमें मनोरंजन के माध्यम से नीति धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अजंता की गुफा को शामिल किया गया है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफा है, जिसमें 25 को विहार और 25 को विहार और 4 को चैत्र कहा जाता है। 4 चैत्य है। तो ये याद रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर है जातक। जातक एक बौद्ध ग्रंथ है, यह इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, विच वर्ण वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस इन एंशियंट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? बहुत बढ़िया सवाल है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ऑप्शन है शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में रक्षा करने के लिए क्षत्रिय जिम्मेदार था। बी इसका राइट आंसर है। क्षत्रियों का काम ही था युद्ध जीतना, क्षेत्र जीतना और धर्मशास्त्रों और धर्म नीतियों की रक्षा करना। तो बी इसका राइट आंसर है। द 14th दलाई लामा रिसाइड्स इन, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? ऑप्शन है धर्मशाला, कलिम्पोंग, शिलांग या गंगटोक। अभी हाल में भी दलाई लामा पर काफ़ी चर्चा हुआ है, काफ़ी इस पर डिस्कस हो रहा है कि धर्मशाला में स्थित हैं दलाई लामा, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत है। यह तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय भी है। तिब्बती
इसी पर विवाद है, दलाई लामा पर। यह भारत में ही निवास करते हैं, इनका निवास स्थल जो है वह भारत ही है। और दलाई लामा का निवास स्थल धर्मशाला है। अभी 14वें दलाई लामा जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, वह तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक तरह से आध्यात्मिक धार्मिक गुरु भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, धर्मशाला। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड एंड थिक्कुमुक्कुर were short-lived kingdoms in ancient times, located in which present-day Indian state? कोलथुनाड, वल्लुवनाड, थिक्कुमुक्कुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? यानी यह किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, केरल या बिहार। नाम से ही क्लियर है, गेस किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा केरल। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थिक्कुमुक्कुर भारत के केरल में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए टाइप ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म बाई किंग्स इन एंशियंट इंडिया टू स्टेट देयर सोवरेनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं के द्वारा अपने पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? ऑप्शन है वाजपेयी, मुंदुवेलन, अश्वमेध या राजसू। यह भी आसान है। यह इन तीनों प्रकार के जो युद्ध होते थे वह अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए या अपने पद पर स्थापित करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है मुद्दुबलेन इसका राइट आंसर है। यह 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान होता था जो कि 3 राजाओं को सेवा प्रदान कर चुका होता था। यह उसे एक उपाधि के द्वारा दी जाती थी, सेवा देने वाला कहलाता था। इसे बेलन या किसान कहा जाता था, बेलन या किसान। तो बी इसका राइट आंसर है, मुरुवेदवेलन। तो ये था इंडियन हिस्ट्री पे एसएससी सीजीएल में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।